गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सादी पीएससी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो फर्स्ट एमसीक्यू है जो आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे और सारे आंसर बताएंगे कमेंट करके। सभी बच्चे कमेंट करके आंसर जरूर बताएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, गांधी जी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसके समर्थन में किया था? तो खेड़ा सत्याग्रह का संचालन गांधी जी ने कौन से स्थान में किया था और किसके समर्थन में किया था? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो खेड़ा है, जो खेड़ा नामक जिला है वो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और यहीं पर जब अंग्रेजों का शासन काल चल रहा था तो क्या हो रहा था कि जो गुजरात वाला क्षेत्र है वहाँ पे प्लेग बीमारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। और प्लेग की समस्या उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर किसानों की जो फसल है, फसलों की जो पैदावार है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाई। तब भी अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर कर का बोझ लाद दिया, उनसे बहुत ही ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करने लग गए थे, जिसकी वजह से किसानों की जो हालत है वो दयनीय हो चुकी थी, है ना। तो उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए महात्मा गांधी जी कहाँ गए? खेड़ा गए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह का सफल संचालन किया और लास्ट में अंग्रेजों को गांधी जी की बात माननी पड़ी। फिर इनके जो कर्ज थे, कर्ज नहीं अगर बोलना चाहिए तो टैक्स को माफ कर दिया गया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर क्या होना चाहिए? किसानों के समर्थन में गांधी जी कहाँ गए थे? खेड़ा गए थे। और खेड़ा जाकर उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया। कब किया है? 1918 में किया है। तो ध्यान देंगे, खेड़ा सत्याग्रह का सफल संचालन गांधी जी ने कब किया था? 1918 में किया था। किसका समर्थन किया? किसानों का समर्थन किया। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकती हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि खेड़ा के लोग फसल की विफलता और प्लेग की महामारी के कारण अंग्रेजों द्वारा लगाए गए उच्च करों का भुगतान करने में क्या थे? असमर्थ थे। क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार थी किसानों के ऊपर अत्यधिक क्या लगाई थी? टैक्स लगाई थी, जिसकी वजह से यहाँ के किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। क्योंकि वो प्लेग की समस्या थे, ऐसे ही परेशान थे और उनकी जो फसलों की पैदावार है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाई थी। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, वर्ष 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? भारतीय मुस्लिम लीग और महात्मा गांधी, भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लॉर्ड हार्डिंग और महात्मा गांधी। तो आपको देखना है यहाँ पे दो लीग थे, है ना। जब भारत में को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी तो हमारे समक्ष दो संगठन या दो महत्वपूर्ण लीग आपको दिखाई देते हैं। एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना सन 1885 में एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने किया था। कहाँ किया था? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया था। ठीक है। और दूसरा अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग थे। ठीक है। तो क्या हुआ था कि दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, उसी को बोला जाता है लखनऊ समझौता। किसके बीच में हुआ था? भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में हुआ था। मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे और इधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे नेता थे जिनके बीच में कुछ समझौता हुआ था, उसी को बोला जाता है लखनऊ समझौता। तो ये जो हमारा लखनऊ समझौता था उसमें कौन कौन से पॉइंट्स थे, कौन कौन से बिंदु थे, इसको हम आगे चल के अभी देखेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच 1916 में कौन सा समझौता हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1916 के लखनऊ समझौते का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता को क्या देना था? बढ़ावा देना था। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये नेता विचार कर रहे थे, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग क्या हो गई थी कि अलग पाकिस्तान मांग को अंग्रेजों के समक्ष रखने लग गई थी। बाद में ये क्या हो गए थे? स्वार्थ, है ना, क्योंकि हमको पार्टीशन चाहिए, मुस्लिमों को उनका अधिकार चाहिए। बाद में उनमें आ जाती है ये भावना, तो फिर बाद में लोग डिवाइडेशन की मांग करने लगते हैं, फिर पार्टीशन की मांग करने लगते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे अपने सारे क्वेश्चन में डील करने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समझौते में भारत में स्वशासन की मांग, मुस्लिमों को केंद्रीय सरकार में 1/3 प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान शामिल था। ठीक है, तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो आंसर आएगा हमारा मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम और दिल्ली। मॉडर्न इंडिया में किसान विद्रोह से भी अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। मैंने पिछले क्लास में आप लोग को क्या क्या विद्रोह पढ़ाया था, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। पागलपंथ विद्रोह, ठीक है, पागलपंथ विद्रोह का संचालन किसने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है, पाबना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? गुजरात में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था, असम में हुआ था या दिल्ली में हुआ था? ठीक है, तो पाबना किसान जो विद्रोह है वो हुआ था पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। तो हमारा आंसर आएगा पश्चिम बंगाल। तो देख सकते हैं जो पाबना विद्रोह हुआ था 1873 में स्टार्ट हुआ और कब तक चला है? 76 तक चला है। बंगाल के पाबना जिले में यह विद्रोह हुआ था। जमींदारों और साहूकार के खिलाफ किसानों का एक आंदोलन था। आप जानते हैं कि उस दौरान जो किसानों की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी। जमींदार जबरदस्ती किसानों का जमीन हड़प लेते थे, है ना, जिससे जो किसान रहते थे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो जाती थी, जिसकी वजह से किसान को मजबूरन विद्रोह करना पड़ता था। ठीक है, तो जमींदारी प्रथा की वजह से जो किसानों की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई है। और एक तरह से अगर हम देखें तो अंग्रेजों ने भू राजस्व नीति लाई थी। कौन कौन सी भू राजस्व नीति लाई थी? जिसका नाम है स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त और एक क्या है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 3 प्रकार की बंदोबस्त व्यवस्था अंग्रेजों ने लाई थी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त और एक बंदोबस्त को आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस तरह की नई नई भू राजस्व नीति जब अंग्रेज ला रहे थे, है ना, तो किसान कितना कर पटाएंगे बताओ, है ना, उनके पास खाने के लिए भी तो होनी चाहिए ना अनाज। तो जिसकी वजह से किसानों की जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी। तो आपको ध्यान देना है कि जो पाबना विद्रोह है वो कब स्टार्ट हुआ? 1973 में स्टार्ट हुआ। वो कब तक चला? 76 तक चला। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? है ना, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आपको तो आंसर पता ही चल गया होगा कि कौन थे। तो हम उनके बारे में जान लेते हैं कि आत्मीय जो सभा है उसके संस्थापक थे हमारे राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय कौन थे? राजा राम मोहन राय, इनको बोला जाता है सुधार आंदोलन के प्रवर्तक। क्या बोला जाता है? सुधार आंदोलन के प्रवर्तक। और एक और नाम है इनका, नौ प्रभात का तारा। नौ प्रभात का तारा। आधुनिक भारत के पिता, क्या बोला जाता है? आधुनिक भारत का पिता। देखो, हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, आडंबर थी, उसको दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की थी? सन 1828 में की थी। 88 नहीं है जी, 28। ठीक है, क्योंकि जो राजा राम मोहन राय हैं वो प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। तो सुधार आंदोलनों में सबसे फर्स्ट जो काम करना स्टार्ट किया था वो थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। जो ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का अर्थ होता है एक ही ईश्वर को मानना, है ना। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को महत्व दिया।
पाश्चात्य शिक्षा का सपोर्ट किया। वो चाहते थे कि भारतीय भी पढ़ लिख सकें ताकि वो अपनी जो बुराइयां हैं, अंधविश्वास हैं, कुरीतियां हैं, उसको अपने मन से स्वयं सदा के लिए हटा दें। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारतीय थे वो रूढ़िवादी विचारधारा में जकड़े हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे भारतीयों का ग्रोथ है वो रुक गया था। और कहीं ना कहीं अगर ये पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनका जो माइंड है वो खुलेगा, ठीक है, नई नई सोच विचार को वो डेवलप कर पाएंगे खुद के अंदर। तो इसलिए ये चाहते थे कि भारतीय भी अच्छे से पढ़ लिख सकें, उनको भी सारी भाषाओं का ज्ञान हो ताकि उनको भी कोई बेवकूफ़ ना बना सके। तो ये चाहते थे कि भारतीय भी अच्छे से पढ़ लिख सकें और अपनी बुराइयां हैं और कुरीतियां हैं सबको समाज से हटाने में प्रत्येक व्यक्ति काम कर सके। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो राजा राम मोहन राय आएगा हमारा आंसर। उन्होंने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना की। और जो ब्रह्म समाज है वेदों एवं उपनिषदों की शिक्षा को महत्व देते थे, है ना। वे चाहते थे कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको वेद और उपनिषद की शिक्षा जरूर ग्रहण करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? रोलेट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो बताइए क्या हो सकता है आंसर? दिया गया है आपके समक्ष, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच। लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच। तो कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और कहीं न कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चलता है और इसी दौरान क्या हुआ है? गांधी इरविन समझौता हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो हुआ था 1931 में, 21 नहीं 31 में, है ना। किसके किसके बीच में हुआ है? लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच में हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पे दिया गया है कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली। तो कल मैंने बताया था कि अरुणा आसफ अली कौन थी? यह वह महिला थी जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में भारतीय झंडा फहराई थी। अगर मैं मैडम भीकाजी कामा की बात करूं तो वो जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार झंडा फहराने वाली महिला थी। अगर वर्ल्ड की बात करें हम तो आएगा हमारा मैडम भीकाजी कामा। अगर मैं भारतीय महिला की बात करूं तो वो होंगी अरुणा आसफ अली। लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पे भारतीय मेंशन नहीं है। अगर हमको यहाँ पे भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता, ठीक है, अगर यहाँ पे भारतीय मेंशन रहता तो हमारा आंसर होता सरोजनी नायडू। लेकिन हमको यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिया नहीं गया है। तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा एनी बेसेंट। क्या होगा? एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हमारा आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, जैसे कि मैंने अभी बताया है। कहाँ हुआ है? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। और कांग्रेस के संस्थापक कौन है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी।
ठीक है, अगर भारतीय मेंशन रहेगा तो हमको लेना है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता थी, उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एनी बेसेंट को 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। वह इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला थी, है ना। अगर होम रूल लीग आंदोलन की बात आती है तो होम रूल आंदोलन से कौन जुड़ी हुई थी? एनी बेसेंट ही जुड़ी हुई थी। अगर हमको यहाँ पे पूछा जाए कि कब इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने 1917 में की थी। कौन से स्थान पर की थी? लखनऊ में की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष, 1764 में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का दूसरा युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, उपर्युक्त में से एक से अधिक क्या हो सकता है आंसर? बताइए। बक्सर का युद्ध, सबसे पहले हम देखते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 23 अक्टूबर। कब हुआ था? 23 अक्टूबर सन 1764 को क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था ये ध्यान देना है हमको। किसके किसके बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था? तो सबसे पहले लिखेंगे मीर कासिम, सुजाउद्दौला, साथ ही साथ लिखेंगे शाह आलम द्वितीय। और इधर कौन थे? अंग्रेज अधिकारी। कौन थे? अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है हेक्टर मुर्रो। इधर से अंग्रेजी साम्राज्य का नेतृत्व किया था हेक्टर मुर्रो ने, और इधर से त्रिगुट में शामिल थे मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। कौन कौन थे? मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय इधर शामिल थे। ठीक है, इसमें जीत होती है अंग्रेजी साम्राज्य की, और इसका नेतृत्व किया था हेक्टर मुर्रो ने। कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर 1764। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? सन 1764 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा और सभी बच्चे कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। सर सैयद ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया जिसका केंद्र कहाँ था? लखनऊ था। आंदोलन का एक उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा सीखने के लिए राजी करना था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। तो सबसे पहले आपको कथन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है कि क्या सही है और क्या गलत। तो अलीगढ़ आंदोलन के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है सबसे पहले कथन को, कि सर सैयद ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था जिसका केंद्र लखनऊ नहीं था, अलीगढ़ ही था, है ना। जैसे कि आपने देखा कि हमारे हिंदू धर्म में, ठीक है, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए सबसे पहला जो समाज सुधारक आते हैं वे थे राजा राम मोहन राय। उसी तरह मुस्लिम धर्म की बुराइयों को, कुरीतियों को, आडंबरों को दूर करने के लिए मुस्लिम धर्म का सबसे पहला एक महान नेता आपके समक्ष दिखाई देता है, वो है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जो मुस्लिम को क्या करना चाहते थे? आगे बढ़ाना चाहते थे। मुस्लिमों को पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करवाना चाहते थे, ठीक है, ताकि मुस्लिम भी अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन क्या कर सके? नौकरी कर सके। इससे क्या होगा? मुस्लिम साम्राज्य नहीं, मुस्लिम समाज का विकास हो, है ना। तो ऐसा चाहते थे सर सैयद अहमद खां। इसलिए सर सैयद अहमद खां जो थे पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे। कौन सी शिक्षा के पक्षधर थे? पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे सर सैयद अहमद खां। और यहाँ पे हमको कथन दिया गया है कि सर सैयद ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया जिसका केंद्र लखनऊ था। तो सर सैयद ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था जिसका केंद्र कहाँ था? अलीगढ़ था। कहाँ था? अलीगढ़ था, लखनऊ नहीं था। ध्यान देंगे, कहाँ था? अलीगढ़ था। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा कि कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो हमारा कथन 2 सही है। क्या हो जाएगा? कथन 2 सही है, ये होगा हमारा आंसर।
केवल बी। तो आप सभी बच्चे इसका भी आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, वीडी सावरकर ने यह पुस्तक लिखी है। 1857 से संबंधित पुस्तकों के बारे में ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया गया है 1857 द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द सिपॉल म्यूटिनी, रिबेलियंस इन इंडियन म्यूटिनी। तो आपको बताना है 1857, ठीक है, द ग्रेट रिबेलियन, है ना। तो अगर मैं बात करूं द ग्रेट रिबेलियन की, द ग्रेट रिबेलियन, ग्रेट रिबेलियन, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं अशोक मेहता। कौन है? अशोक मेहता। तो 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ पुस्तकों के नाम भी पूछे जाते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरे पुस्तक का नाम है सिपाही म्यूटिनी, रिबेलियन 1857, पीसी जोशी, रिबेलियन 1857, इसके जो रचनाकार हैं पीसी जोशी हैं। लेकिन हमको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? वीडी सावरकर ने यह पुस्तक लिखी है। तो कौन सी पुस्तक लिखी है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वीडी सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? 1857 की क्रांति से संबंधित विभिन्न पुस्तकों के नाम आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको सही आंसर बताना है कि वीडी सावरकर ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो वीडी सावरकर ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, अभिनव भारत सोसाइटी, कल ही मैंने बताया था कि इनके जो भाई हैं गणेश दामोदर सावरकर और वीडी सावरकर, दोनों ने मिलकर एक सोसाइटी की स्थापना की थी जिसका नाम क्या है? क्या है जी? अभिनव भारत सोसाइटी। तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में वीडी सावरकर एवं इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मिलकर की थी। प्रारंभ में इसे नासिक में मित्र मेला के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है, 1899 में। बाद में इसका नाम क्या हो गया? अभिनव भारत सोसाइटी हो गया था, ठीक है। तो जो अभिनव भारत सोसाइटी है वो भी वीडी सावरकर से ही संबंधित है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देख लेते हैं हम, इंडिया हाउस। इंडिया हाउस से भी संबंधित क्वेश्चन कई बार से पूछा गया है हमारे मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पे इंडिया हाउस को आप देख सकते हैं, इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में की थी। कहाँ की थी? लंदन में की थी। इस तरह से दिखाई देता था। इसे लंदन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था, क्योंकि जब ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा था तो उस दौरान भी भारत के बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ जाते थे? लंदन जाते थे। तो उन्हीं के लिए यहाँ पे इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? ऐसा क्वेश्चन कई बार से पूछा गया है। तो इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में कहाँ की थी? लंदन में की थी। तो ध्यान से देखिएगा, इंडिया हाउस जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कब की थी? 1905 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CGPSC रैंक 2023 की जो फर्स्ट रैंक लाई थी, जिनका नाम है शिल्पा पांडे, कहीं ना कहीं हमारे संस्थान की विद्यार्थी रह चुकी हैं, जिनके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? ऑप्शन ए है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल। तो आपको बताना है कि क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे, है ना। नौजवान भारत सभा के संस्थापक, नौजवान भारत सभा के संस्थापक, नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे भगत सिंह। तो आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों को। नौजवान भारत सभा के जो संस्थापक कौन थे? भगत सिंह थे,
ठीक है, 2 से 4 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा भगत सिंह। नौजवान भारत सभा के जो संस्थापक हैं वो हैं भगत सिंह। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं भगत सिंह जी को नौजवान भारत सभा की स्थापना उन्होंने कब की थी? 1926 में की थी। यह एक वामपंथी संगठन था जिसने मजदूर और किसान युवाओं को एक साथ इकट्ठा करके आज़ादी की मांग की थी। यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का क्या था? हिस्सा था। मैंने कल बताया था HRA, क्या बताया था? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको बाद में चलकर HSRA बनाया गया और HSRA किसने बनाया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था। HRA की स्थापना हुई थी 1924 में। ये सब क्या थे? ये सब क्रांतिकारी संगठन ही थे। अंग्रेजों को चकमा देने के लिए, अंग्रेजों को सताने के लिए और अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो नौजवान युवक थे वो तरह तरह के संगठन स्थापित कर रहे थे ताकि देश को आज़ादी दिला सकें। तो आप देख सकते हैं कि जो उस दौरान भारत के नौजवान थे इन्होंने कितना अथक परिश्रम किया है, तभी जाके हमारा जो देश है वो आज़ाद हो पाया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में किसने की थी? तो की थी भगत सिंह ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। हंटर आयोग, सैडलर आयोग, वुड डिस्पैच और सार्जेंट योजना। ये जो योजना आपको दिखाई दे रही है, आयोग दिखाई दे रही है, ये शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। अब हम देखेंगे कि कब कब आया था, है ना। तो वुड डिस्पैच को लाया गया था 1854 में, 1854। उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को मैच कीजिएगा। फिर उसके बाद देखते हैं 1882 में आया था हंटर आयोग, 1882 में आया था हंटर आयोग, 1917 में आया था सैडलर आयोग, ठीक है। और सार्जेंट योजना आया था 1944 में, सार्जेंट योजना आया था 1944 में। तो चलिए अब मिलाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1854, है ना। उसके बाद हम देखेंगे 1882, उसके बाद हम देखेंगे 1917, उसके बाद हम देखेंगे 1944, ठीक है। तो चलिए अब हम मैच करते हैं इसको। 1854 वुड डिस्पैच, इसमें लिखेंगे 3। 1882 हंटर आयोग, इसमें लिखेंगे 1। 1917 सैडलर आयोग, इसमें लिखेंगे 2। 1944, ठीक है, सार्जेंट योजना, इसमें लिखेंगे हम 4। तो यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं 3 1 2 4, 3 1 2 4, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3 1 2 4, ऑप्शन सी यहाँ पे मैच खा रहा है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा 3 1 2 4 होगा। तो देखो, हंटर आयोग कब लाया गया था? 1882 में लाया गया था। सैडलर आयोग 1917 में लाया गया था, ठीक है। वुड डिस्पैच 1854 में लाया गया था। सार्जेंट योजना है 1944 में लाया गया था। इस तरह से जब हम मैच कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 1 2 4, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। नेक्स्ट, सैडलर आयोग 1917 में लाया गया था। डॉक्टर माइकल सैडलर इस समिति के अध्यक्ष थे। माइकल डायर नहीं, माइकल सैडलर। कौन जी? सैडलर इस समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न की सिफारिश की थी। किसने की थी? माइकल सैडलर ने की थी। उसके बाद चलते हैं वुड डिस्पैच, ये लाया गया था 1854 में। चार्ल्स वुड जो ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजी शिक्षा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, ने लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था, है ना। उन्होंने लॉर्ड डलहौजी को एक संदेश भेजा था। उसमें उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा की नींव रखी। इन्होंने अपनी सिफारिशों में कला, विज्ञान और साहित्य को यूरोपीय दर्शन पर जोर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं सार्जेंट योजना। ये आया था 1944 में। सर जॉन सार्जेंट ने 1944 में भारत में शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए लाया था, ठीक है। इन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की। तो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया था। किसने? कौन सी योजना में दिया गया था? तो सार्जेंट योजना में। और सार्जेंट योजना को लाया गया था सन 1944 में। कब लाया गया था? सन 1944 में लाया गया था। तो ध्यान देंगे जी। किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो आप सभी को पता है कि
1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था और 1829 में सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया था। सती प्रथा निषेध कानून पारित कब किया गया था? तो 1829 में किया गया था। लेकिन यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लाया गया था? 1856 में लाया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम कुछ यहाँ पे देख लेते हैं कांस्टेबल टेस्ट सीरीज। अगर हम कांस्टेबल टेस्ट सीरीज की बात करें तो हमारी एकेडमी द्वारा आप सभी के लिए जो भी बच्चे पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि आप टेस्ट सीरीज दीजिए और अपनी तैयारी को परखिए कि आप कितने पानी में हैं, कितने गहराई में हैं, आपको पता चल जाएगा इस टेस्ट सीरीज को देके, ठीक है। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारा टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कीजिए और अपनी तैयारी का आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं वो हैं आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद। दयानंद सरस्वती जी हैं वो आर्य समाज के संस्थापक हैं, लेकिन हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं वो हैं हमारे आत्माराम पांडुरंग। कौन है? आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्यवाही के माध्यम से खालिस्तान के आदेश पर बल दिया है। तो मोक्ष पर बल दिया है, ठीक है, मोक्ष पर बल दिया है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को बेलूर मठ, बेलूर, ठीक है, ये क्या है? बेलूर मठ, ध्यान से सुनेंगे, बेलूर मठ, बेलूर मठ पश्चिम बंगाल, बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने, विवेकानंद, इनका जो मूल उद्देश्य था वो मोक्ष प्राप्ति के ऊपर इन्होंने बल दिया था, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए उनके जो शिष्य हैं स्वामी विवेकानंद, इन्होंने बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मई 1897 बेलूर मठ पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की थी? तो आप जानते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 23 अक्टूबर सन 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है, 23 अक्टूबर सन 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की प्रथम संधि है ना, प्रथम संधि, उसके बाद होती है इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो प्रथम संधि कब होती है? 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है। अच्छे से लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो पहली जो संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव एवं शाह आलम द्वितीय के साथ होती है। किसके साथ होती है? रॉबर्ट क्लाइव एवं शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ होती है। और इधर 16 अगस्त को शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के मध्य होती है। किसके बीच होती है? रॉबर्ट क्लाइव के मध्य होती है। कौन सी संधि जी? इलाहाबाद की संधि। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की है? तो 1765 में की है। कब की है? 1765 में की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1765। ध्यान दीजिएगा, है ना, आंसर सही सही लगाइएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस कांस्टेबल टेस्ट सीरीज।
और अंतिम प्रहार महा आगाज तो कब से हो ही गया, आप जानते हैं। तो हमारे जो नवीन सर हैं वो हिंदी पढ़ाते हैं, साथ ही साथ मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, जैन सर पॉलिटी पंचायती राज पढ़ाते हैं। तो आपको ध्यान देना है और रोज़ हमारा जो अंतिम प्रहार का सेशन है आपको ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि आप इससे ही अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। तो जितने भी एडीओ के बच्चे हैं आप ज़रूर हमारे महा आगाज सेशन को अटेंड कीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर से मिलेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और आगे हम नए नए क्वेश्चन के साथ सिलेबस को कवर करते हुए और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए।